वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन वीडियो में। और आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है आपकी क्लास का वन शॉट, और ये टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस। यानी पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। बेहतरीन सवाल आपके, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिए तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और वो सवाल इस क्लास में ही गलत नहीं, पेपर में भी गलत नहीं होगा। चाहे आप तैयारी किसके लिए कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी यहां पर कर रहे हैं सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ के लिए, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, जिसमें आपका जीएस आने वाला है, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का कोई कॉन्सेप्ट, कोई सवाल आपका बचने वाला नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बढ़िया सा एक कमेंट, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आपका कमेंट का वेट रहेगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर हमारे चैनल पे इन सभी एग्जाम्स को कवर करने की हम कोशिश यहाँ पे करेंगे और बेहतरीन कंटेंट देंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में यानी जीएस में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट ऐसे कि दिमाग में आपके छप जाएंगे परमानेंट, चाहे आप कितने ही वीक स्टूडेंट क्यों ना हो। जीएस का पार्ट एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हम छाप देंगे। ये हमारी क्लासेज का टाइम टेबल है। रेगुलर आपकी क्लासेज आ रही है, लेक्चर आपको रिकॉर्डेड और लाइव भी मिल रहे हैं, और इनके मॉक अवेलेबल हैं। आपके जितनी भी यहाँ पे क्लासेज हो रही है उसका नोट्स, जैसे ये क्लास होगी तो इसका नोट्स है, और इसके जो क्वेश्चंस है उनका मॉक आपको टेस्ट सीरीज के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे आपके माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, लॉगिन कर लीजिए, और यहाँ पे जाके सिलेक्शन बैच ओनली फॉर ओनली 11 रुपए का आपका है, और आपको सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपका एक तो टाइम बचेगा, सारे नोट्स मिल गए, और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए वो क्वेश्चन आप मॉक के रूप में जाके वहां पे टेस्ट लगा लें एप्लीकेशन पे। तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, और नोट्स सारे आपके वहां पे स्टोर होंगे डेली बेसिस पे। और 1 साल की वैलिडिटी यहाँ पर है, वैलिडिटी 1 ईयर की। 1 साल में आप 10 एग्जाम निकाल दोगे, मेरी गारंटी है। अगर आपने जीएस का जो पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया, जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया, अगर वो पैटर्न आपने सीख लिया तो। जीएस में सबसे पहला टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। जरा सबसे पहले देखिए, अपने घरों में लाइट आती है, अपने घरों में करंट आता है, तो सबसे पहला सवाल कि अपने घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है। उस करंट को अपन कहते हैं एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और जो बैटरी में करंट होता है उससे हम कहते हैं डीसी करंट, जो डायरेक्ट करंट होता है। जो बैटरी से करंट आता है, जैसे ये बैटरी है मेरे पास, ये सेल है ना, ये जो माइक में मैं सेल यूज कर रहा हूं वो सेल आपके डीसी करंट वाले हैं, ये डीसी देता है। लेकिन जो अपने घरों में लाइट आती है वो लाइट आती है एसी। ठीक है, तो एसी करंट ये तारों में आपको दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक मैं फिगर लेके आया हूं, डायग्राम लेके आया हूं, ताकि आपको समझा पाऊं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट भी बात करते हैं, विद्युत धारा क्या होती है। तो बेटा कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई चालक है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कोई कंडक्टर ले लिया है, मैंने यहाँ पे आपका एक कंडक्टर ले लिया है, ये देखिए ये कंडक्टर मैंने लिया है, और इस कंडक्टर को मैंने इस तरीके से यहाँ पे रखा है। अब मैं इसमें करंट फ्लो करने वाला हूँ। इस कंडक्टर में अगर मैं करंट फ्लो करूंगा इधर से, मान लीजिए अगर मैंने इसमें आई करंट फ्लो किया, तो आई करंट फ्लो करने का मतलब इसमें क्या फ्लो हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो डेफिनेशन बनती है, जो परिभाषा बनती है करंट का, धारा का, वो बनता है आवेश प्रवाहित होने की दर, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यानी आवेशों के प्रवाह की दर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, तो उसे कहते हैं रेट ऑफ चार्ज फ्लो। आवेश प्रवाहित होने की दर धारा कहलाती है। आई बराबर क्यू बटा टी। ईमानदारी से बताइए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड इसका यूनिट बन गया फॉर्मूले का। लेकिन नहीं, एसआई यूनिट आपको बताना है, इसका एसआई यूनिट आपको बताना है, एसआई मात्रक बताना है करंट का, तो वह होता है आपका एम्पियर। क्या होता है बेटे, एम्पियर। एम्पियर एसआई मात्रक इसका एम्पियर होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आवेश प्रवाहित होने की दर को धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू बट्टा टी। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट और मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूं कि यहां से आई बराबर क्यू बट्टा टी, और Q मान लो n इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर गए, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, तो बेटा टोटल आवेश कितना होगा, तो Q बराबर अपन लिखेंगे NE।
n तो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो वो भी मुझे यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बेटा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो क्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं, Ne और बटा T। आपको पता है एक बढ़िया सा बेहतरीन सवाल यहाँ पर आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन आपका बना था एग्जाम में, उसमें n पूछ लिया था। तो n बराबर क्या करेंगे बेटा, I इंटू टी बटा ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहां से अपन n निकाल सकते हैं। n का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें मोशन कर रहे हैं वो यहाँ पर आपका n होगा। तो n बराबर आई टी बटा ई, एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर हो गया, एक न्यूमेरिकल अपना रेडी हो गया। ऐसा ही मात्रक हो गया इसका एम्पियर, बढ़िया सा क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से, और ये आपका पहला कॉन्सेप्ट रेडी हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बनेंगे जो मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको कवर करने वाला हूं, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसे अपन करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। 1 एम्पियर के करंट की परिभाषा, ये भी एग्जाम में आया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं इजी कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, I बराबर Q बटा T। I का वैल्यू आपको 1 एम्पियर करना है, राइट। तो अपन क्या, अगर Q बराबर 1 कूलाम कर दे और अगर T बराबर 1 सेकंड कर दे, तो यहाँ पे Q का वैल्यू 1 और T का वैल्यू भी 1, तो बताओ I कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया, राइट। तो डेफिनेशन क्या बनी, मैं बताता हूं। डेफिनेशन ऐसे बनी कि 1 कूलाम आवेश, अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए, 1 कूलाम आवेश अगर किसी चालक में 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है तो उसका धारा होती है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। सिंपल लॉजिक है, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। अब आप सोचो मैं इसकी डेफिनेशन को रट लूं, क्या फायदा उसका, बस कॉन्सेप्ट काम करो, मेमोरी को बचाओ अपनी को। मेमोरी अपने माइंड की लिमिटेड है, उसमें फालतू का कचरा भरने का कोई सेंस नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, इसका कॉन्सेप्ट यह है कि अगर अपन किसी चार्ज को, जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ज को उठाया और उस चार्ज को मैंने इनफाइनाइट से पकड़ा, है ना, मैं चार्ज को लेने अनंत पे गया और वहां से मैंने चार्ज को उठाया और बोरी भरी और उस चार्ज को लेके इनफाइनाइट से लेके आ गया, उस चार्ज को लेके आया एक बिंदु पे, इस बिंदु पे, और उस बिंदु का नाम है पी बिंदु पे मैं उसको लेके आया। जब उस चार्ज को मैं इनफाइनाइट से पकड़ के लेके आया, ये चार्ज है मेरा जो मैं इनफाइनाइट से लेके इस बिंदु पी पर लेके आया, तो उस बिंदु तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा, मुझे वर्क करना पड़ा। बस उसी वर्क को हमने डिफाइन कर दिया पोटेंशियल के रूप में, V बराबर W बटा Q। बस ध्यान ये रखना कि इस Q को कैपिटल लिख देता हूं, Q का मान 1 कूलाम होगा, यानी एकांक आवेश 1 कूलाम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना काम किया वही उसका विभव कहलाता है, V बराबर W बटा Q। देखो विद्युत क्षेत्र में कहां से, अनंत से, इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में इकाई आवेश को जो वर्क हमने किया, जो काम हमने किया, वही अपना पोटेंशियल हो गया, V बराबर W बटा Q। W यानी कार्य का मात्रक होता है जूल, Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया, विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम। लेकिन यही नहीं, ऐसा ही मात्रक बताइए आप मुझे, इसका ऐसा यूनिट बताइए जो काम आएगा बार बार, वो ऐसा यूनिट है बेटा वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा इसका वोल्ट। ये सवाल पेपर में आपका बन गया है। यहां से अपन इसका कोई न्यूमेरिकल, छोटा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन बनता है तो उसको रेडी कर सकते हैं। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी का बड़ा भाई, पोटेंशियल का डिफरेंस यानी विभव का अंतर। पोटेंशियल यानी विभव, उसका डिफरेंस। जैसे मान लो एक बिंदु है A और एक बिंदु है आपका B। ईमानदारी से बताओ, इस बिंदु A पर मान लो 5 वोल्ट है और बिंदु B पर आपका 3 वोल्ट है, तो बताओ इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ, 5 में से 3 गया तो 2 वोल्ट। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो बिंदुओं का अंतर। विभव में से विभव को घटा दो तो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। बस इतना ध्यान रखो, ये विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। ओम का नियम, ओम का नियम मतलब, ओम के नियम से ये देखो एक सर्किट जिसमें बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी, इसे करंट फ्लो कर रहा है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में विभवांतर V प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, जितना धारा उतना विभवांतर। और फिर उसने कहा कि प्रोपोर्शनली साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट आ जाता है जिसका नाम है R, और R को क्या नाम दिया था बेटा उसने,
प्रतिरोध नाम दिया था। और बेटा प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? रुकावट डालना। जैसे अपनी गाड़ी पे अपन मतलब रोड पे अपन गाड़ी को लेके जा रहे हैं, अचानक से ब्रेकर आ जाता है तो हमें गाड़ी पे ब्रेक लगाने पड़ते हैं, गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है, तो वो ब्रेकर उस गाड़ी के लिए क्या है? प्रतिरोध। वैसे ही करंट फ्लो कर रहा है तेजी से, अचानक से प्रतिरोध आ गया तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो जैसे रोड पे ब्रेकर होता है वैसे इस परिपथ में प्रतिरोध होता है। तो मतलब प्रतिरोध का काम क्या है? रुकावट डालना। तो बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया प्रतिरोध का? R बराबर V/I, या इसको ऐसे कह दो वोल्ट, V का मतलब और I का मतलब एम्पियर। तो ये तो हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन नहीं, मुझे इसका ऐसा यूनिट आपको पता करना है। आप कमेंट में टाइप करो इसका ऐसा यूनिट क्या है। देखिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम, और ये इसका प्रतीक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम और ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध को लेकर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बन गया आपका। ग्राफ है, वो ग्राफ आपके देखो इस तरीके से बनेंगे। मैं दो ग्राफ यहाँ पर आपके क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट के रूप में। बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे। ये देखिए एक लाइन ये हो गई आपका एक्स एक्स हो गया, ये आपका वाई एक्स हो गया। इनके बीच में ये ग्राफ में बना लेता हूँ आपका सिंगल लाइन का ग्राफ मुझे चाहिए। ये लो, ये देखो ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया है। यहाँ पे देखिए कलर इसका थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं। कलर इसका ये लो, ठीक है, ये कलर ये ग्रीन कर दिया। ओके, देखो कितना मस्त कॉन्सेप्ट आपका ग्राफ का बन गया है। ये मान लो एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ये मान लो वी विभव है और ये आपका आई करंट है। वी और आई के बीच में ग्राफ बनाया, यहाँ पे एक थीटा एंगल पे बनता है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। वी और आई का ग्राफ हमेशा सीधा आएगा और इसका जो ढाल होता है ये ढाल होता है, ये ढाल होता है टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है बेटा, इसको डॉट डॉट से करो मिलाओ, तो ये आपका हो गया v और ये नीचे वाला क्या है i, तो i। तो बेटा अगर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब यानी v और आधार यानी i, आप मुझे बताओ v/i अभी क्या बताया था? v/i अभी बताओ क्या बताया था? r। तो ये लो v/i r। इसका मतलब ये जो ढाल है वह भी प्रतिरोध को बताएगा। तो टेन थीटा भी क्या है? प्रतिरोध। यानी ढाल ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, ढाल कम तो प्रतिरोध कम। ये आपका नेक्स्ट लेवल का बढ़िया कॉन्सेप्ट बन गया है। इस लेवल से ऊपर आपका किसी भी एग्जाम जो आपकी अपने अपनी बताई उन एग्जाम्स में नहीं आता क्वेश्चन। इस लेवल तक क्वेश्चन आपके बनेंगे ओम के नियम में। बस एक ध्यान रखना, ओम के नियम में वी और आई का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? सीधी रेखा में होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा में होता है वी और आई का ग्राफ। ठीक है, अच्छा प्रतिरोध जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, सर्किट देखो यहाँ पे लगा हुआ था, प्रतिरोध ज्यादा हुआ, देखो आग लग गई। ये प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्पार्क कर गया और आग लग गया, आप देख रहे होंगे। तो प्रतिरोध का काम क्या बताया मैंने? रुकावट डालना। प्रतिरोध का काम क्या है? रुकावट डालना। कैसे रुकावट डालना? एक बढ़िया फनी स्क्रीन आपके सामने आ रही है, यहाँ पे देख रहा होगा। यहाँ पे आदमी नहीं है, ये मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये जो आदमी है ये तो है वोल्ट विभव, और ये जो फंसा पड़ा है वो है करंट, है ना। और ये इसने जो रस्सा बांध दिया भाई साहब इसके पेट पे, ये है देखो जरा इसका तोपड़ा, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या है? करंट को बांधना। ये देखो इसने रस्सा बांध दिया है और यहाँ पे इसने क्या कर दिया है? इसको पैक कर दिया है। यहाँ पे इसका प्रतिरोध क्या हो गया? ज्यादा हो गया है। तो प्रतिरोध ज्यादा हो गया मतलब आगे करंट को जाने से रोक रहा है, और पीछे विभव क्या कर रहा है? लात मार रहा है इसके। देखो इसके पीछे दूसरा विभव ये लात मार रहा है, इसको कहता है आगे चल करंट को। करंट बेचारा आगे जाए कहां? करंट को तो फंसा दिया किसने? प्रतिरोध ने। तो प्रतिरोध का काम है करंट को फ्लो करने से रोके, धारा प्रवाह को रोकने का काम है प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टेंस का। और इसी तरीके से ये काम करते हैं। कभी जिंदगी में ये फिगर नहीं भूलोगे कि देखो करंट को कैसे बांध दिया प्रतिरोध ने, और विभव कहता है अरे भाई आगे चल आगे चल, भीड़ कम कर आगे चल, लेकिन आगे चले कहां? इसने इसको बांध दिया, यहाँ पे जाने से रोक रहा है। तो इसमें प्रतिरोध का काम है रुकावट डालना। ये देखो रुकावट डाल रहा है, एक्सपेरिमेंट के साथ बता दिया। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। प्रतिरोध किस किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस प्रतिरोध किस पे डिपेंड कर रहा है? तो देखो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो क्या है? प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, है ना, पहली चीज। दूसरा, चालक तार का प्रतिरोध एरिया के इनवर्स में होगा। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर कोई छोटा तार होगा, एक इलेक्ट्रॉन को उसमें जाने के लिए बोला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बड़े चालक तार में जाएगा। आप मुझे बताओ कौन से में चालक तार में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मजा आएगा? अब देखो इसमें तो बेचारा
बुरी तरह से फंस रहा है, ये देखो, यानी एरिया कम तो प्रतिरोध ज्यादा, तो प्रतिरोध ज्यादा तो उसको उस छोटे से पाइप में निकलने में जोर आएगा, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा हो गया, एरिया कम हो गया इसलिए। और ये देखो इतना बड़ा पाइप है तो इलेक्ट्रॉन उसमें आराम से मस्त होकर सीना चौड़ा करके आराम से जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, रुकावट कम होगी तो आराम से चला जाएगा मस्त होके। तो ये कॉन्सेप्ट है, एरिया क्या है? कम है तो प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। तो इन दोनों को मिला के कॉन्सेप्ट बना दिया कि आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल, और बट्टे में क्या हो गया? ए। प्रोपोर्शनली साइन हटाने के लिए एक कोएफिशिएंट लगा दिया रो, और एल बटा ए। आप मुझे बताओ ये रो क्या है? जल्दी बताओ, रो क्या है? सर जी रो तो है प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। अगर आप क्लास को एंजॉय कर रहे हो ना, क्योंकि मेरी रफ्तार बढ़िया चलती है क्लास में, और ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख रहे हो, दिमाग में छाप दूंगा कॉन्सेप्ट, ये बात ध्यान रखना। अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो ना, तो चाहे वीडियो की स्पीड 0.75 कर लेना, अगर एक की स्पीड से चल रहा है तो। कई बार बच्चे सोचते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर को मैं 1.5 की स्पीड करके देख ले तो मेरा टाइम बच जाएगा। भाई मेरे लेक्चर को आप 1.5 की स्पीड करके नहीं देख सकते, क्योंकि मेरा लेक्चर है वो ऑलरेडी 1.5 की रफ्तार में चलता है, स्पीड के साथ चलता है। तो एक एक चीज को बारीकी से समझना और बढ़िया से सीखना। यहाँ पे रो है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर क्या होगा? देखो आर ए और बटा एल, रो बराबर हो गया आर ए बटा एल। ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां पर आपका बन गया रेसिस्टिविटी का। क्या बन गया? रो बराबर आर ए बटा एल। और पता है मैंने इसकी ट्रिक क्या बना रखी है? ऊपर वाले को तो मैंने बना दिया आर ए एम, राम, एम साइलेंट है, और नीचे वाले को बना दिया लाल, राम लाल। रो रहा है, रो, इसको क्या बोलते हैं पता है? रो। रामलाल रो रहा है, भाई उसको गैस बनी होगी ना, पेट दर्द हो रहा होगा, है कुछ तो पीड़ा हो रही होगी, इसलिए रो रहा है। कौन? रामलाल। रो बराबर रामलाल। मैं आपको इसकी एक विशेष खासियत बात बताता हूँ रो की, रामलाल की। रो क्या करता है? ये केवल और केवल ताप पर डिपेंड करता है, और एक पदार्थ की प्रकृति, मेटेरियल कैसा है, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, इस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस और आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। केवल दो चीजों पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा। प्रतिरोध किस पे डिपेंड करेगा बेटा? लंबाई और एरिया पे। और यहाँ पे एक तगड़ा न्यूमेरिकल बनेगा, पता है? आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एल अपॉन ए, एरिया, एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर। तो ये देखो त्रिज्या पे ऐसे डिपेंड करेगा, एरिया पे ऐसे डिपेंड करेगा, और लंबाई पे ऐसे डिपेंड करेगा। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां पर आपका बन जाएगा, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता का, रो बराबर रामलाल, और रो प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड कर रही है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको आपको समझ लेना है। अब यहां पे आता है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है ना? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट, ये जो बल्ब का फिलामेंट है ना, ये वाला फिलामेंट, ये फिलामेंट किसका बना होता है? ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बेटा सारे। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। और याद रखना इसकी जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोधकता क्या होगी? ज्यादा होगी। रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता क्या होगी? ज्यादा। और जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो आया तो ये गर्म होके तार पिघल जाता है, और हम कहते हैं हमारा बल्ब फ्यूज हो गया, क्योंकि ज्यादा करंट आएगा इसमें तो ये तार यहाँ पे गर्म होके क्या हो जाता है? पिघल जाता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। दूसरा आता है एलिमेंट हीटिंग डिवाइस, यानी जैसे हीटर, गीजर, प्रेस। ये हीटर देखा होगा आपने अपने घर पे, इस तरीके का हीटर, इसमें ये छोटी छोटी कोयल लगी होती है ना? ये कोयल लगी होती है। पहली बात तो बताओ ये कोयल किसकी बनी होती है? जल्दी से बताओ। ये कोयल बनी होती है नाइक्रोम। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। और जब इसमें करंट फ्लो होता है तो फिर ये गर्म करती है ना, लाल लाल हो जाती है, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, और इसको बहुत ज्यादा गर्म होता है तब जाके हीट करने लगता है ना? यहां से इसमें करंट फ्लो किया जाता है। ओके, चलो आगे आ जाओ। फ्यूज तार, फ्यूज तार, फ्यूज, फ्यूज तार, भैया घर में देखा होगा ऐसा कनेक्शन, ऐसा कटआउट वाला फ्यूज लगाया होगा आपने, घर पे लगा रखा होगा। ऐसे फ्यूज भी आते हैं आजकल गाड़ियों में, ऐसे फ्यूज भी आते हैं टीवी वगैरह में, है ना? ऐसे फ्यूज भी लगते हैं जिसके अंदर कांच होता है और बीच में एक छोटा सा तार जुड़ा होता है फ्यूज वायर जैसा,
है ना। अपने घरों में ऐसा कनेक्शन में होता ही है ना, कटआउट लगते हैं, है ना। आजकल उसकी जगह वो एमसी आने लग गई ऑटोमेटिक वाली, है ना, कि ज्यादा करंट फ्लो होते एमसी गिर जाती है। आजकल वो इसी का बढ़िया वर्जन है जो आजकल अपने घर में टेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्वेश्चन पेपर में छपता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप कंपटीशन कर रहे हो तो फ्यूज वायर का अलग इंपॉर्टेंस अपना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा बनने वाला, ध्यान दीजिएगा। फ्यूज एक सुरक्षा यंत्र है, अगर ज्यादा करंट आएगा ना तो ये फ्यूज तार जल जाएगा। तो अपना टीवी चल रहा है, टीवी बच गया, फ्रिज चल रहा है, फ्रिज बच गया, कूलर चल रहा है, कूलर बच गया, एसी चल रहा है, एसी बच गया, क्योंकि फ्यूज तार जलते ही करंट रुक गया। तो ये एक सुरक्षा डिवाइस है, ठीक है। जब सर्किट को तोड़ देता है और जब धारा सुरक्षित सीमा से ज्यादा हो जाएगी तो ये निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। करंट ज्यादा आया तो ये तार पिघल गया, क्यों? क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। थोड़ा सा ज्यादा करंट आया और तार गर्म होकर पिघल गया, पिघल के तार टूट गया तो सर्किट बंद हो गया, तो अपना टीवी बच गया, कूलर बच गया, एसी बच गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका जहर लेवल पे इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूज वायर किससे बना होता है? टिन और लेड से मिलकर बना होता है, टिन और लेड। टिन और लेड का मिक्सचर से आपका फ्यूज तार बनता है, याद रखना। फ्यूज तार को सर्किट में कैसे लगाते हैं? फ्यूज तार को सर्किट में कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यूज इन सीरीज। फ्यूज तार को हमेशा प्रतिरोध के साथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका बनता है। क्या फ्यूज तार लंबाई पे डिपेंड करता है कि तार की लंबाई कितनी है? ये फ्यूज तार इतना लगाएं, ये इतना बड़ा, अरे इतना बड़ा लगा दो, अरे उसका मतलब नहीं है। तार को गर्म होकर पिघलना होगा तो इतना भी पिघल जाएगा। तो फ्यूज तार लंबाई पर निर्भर नहीं करता, फ्यूज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इसकी लंबाई कितनी है उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आता है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी परिपथ में जो सर्किट में जो प्रतिरोध जोड़ेंगे उनका संयोजन कितना होता है, कैसे होता है? इनका संयोजन होता है दो प्रकार से। एक होता है सीरीज में, जैसे ये पहला प्रतिरोध, ये आपका दूसरा प्रतिरोध, इस तरीके से। ये मान लो R1 है और ये R2 है, इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और अगर प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा जाए, देखो ऐसे ऐसे जोड़ा जाए, ये पहला प्रतिरोध है ना और ये आपका दूसरा प्रतिरोध, ये मान लो R1 और ये R2, ये होता है समांतर क्रम, सीरीज। और ये आपका पैरेलल। सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है ना, आर इक्विवेलेंट, वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2। और पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है, इसको ऐसे लिख दो, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। ये 1/R1 + 1/R2 का कॉन्सेप्ट आता है और इसमें आता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2। इनसे न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में, मैं क्लियरली आपको मेंशन कर देता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। एक प्रतिरोध ये है, ठीक है, एक प्रतिरोध आपका ये है और यहाँ पे देखो एक प्रतिरोध आपका मैं यहाँ लगा देता हूँ, है ना, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। एक प्रतिरोध आपका ये है, एक प्रतिरोध आपका ये है और ये प्रतिरोध है आपका 2 ओम और ये प्रतिरोध आपका 4 ओम। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि एक प्रतिरोध को मैं यहाँ ऐसे कनेक्ट अगर कर देता हूँ, ऐसे, ये 2 ओम है, तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इसका आंसर कमेंट में दोगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले कॉन्सेप्ट पे चलूंगा, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट देना। पहले आप इन दोनों को सोल्व करेंगे श्रेणी क्रम में और जो रिजल्ट आएगा फिर वो इसके समांतर में होगा। फिर ये वाला फॉर्मूला, पहले इन दोनों को जोड़ो और जो आएगा फिर वो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो सोल्व करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे, पता चलेगा कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। अब आता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में अपन करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो होता है तो वो गर्म होता है और गर्म होने की वजह से वहां पे क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है और इसे ही हम धारा का क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ से एक बढ़िया न्यूमेरिकल बनता है, जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो उत्पन्न होगी H = I² RT। I आपका करंट होगा, धारा होगा, R आपका रेजिस्टेंस होगा यानी प्रतिरोध होगा और T आपका क्या होगा, टाइम होगा यानी समय होगा, टाइम, रेजिस्टेंस और आपका करंट। और ये उत्पन्न ऊष्मा, तो उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला याद रखना, जो यहाँ पे उत्पन्न होगी H = I² RT। ये उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। शक्ति, विद्युत शक्ति, बेटा देखो शक्ति का फॉर्मूला होता है P = VI। मैं इसको याद रखने के लिए बच्चों को समझाता हूँ। VIP, आजकल कहीं भी दर्शन करने जाओ, अजी VIP दर्शन हो रहे हैं, 5000 रुपए एक्स्ट्रा दो और जल्दी से भगवान के दर्शन कर लो जी। ये कोई बात होती है? पैसा दिया इसका मतलब भगवान ने आपको जल्दी दर्शन के लिए बुला लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ VIP दर्शन। तो ये VIP का ट्रिक है। कैसा ट्रिक है? VIP,
वीआईपी का ट्रिक, P बराबर वीआई। तो ये वीआईपी ट्रिक का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका बन गया, P बराबर वीआईपी, P बराबर वीआईपी। लेकिन एक चीज आप मुझे बताओ, यहाँ पे ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, I बराबर V बटा आर भी होता है। तो चलो I की जगह V बटा आर लिखो, तो V और फिर I की जगह V बटा आर, तो V स्क्वायर बटा आर हो गया। अच्छा, ओम के नियम से बेटा V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर भी होता है। तो चलो इस V की जगह आई आर लिखो, तो बेटा P बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह आई आर तो आई स्क्वायर आर। तो बेटा ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला होता है। पावर के 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, तीनों काम में आएंगे न्यूमेरिकल के रूप में। शक्ति, पावर का फॉर्मूला। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है बेटा वोट। शक्ति का मात्रक होता है आपका वोट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोट। पावर का मात्रक होता है वोट। कई जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा किलो वोट। जी हाँ, किलो वोट भी इसका मात्रक होता है। किलो का मतलब कितना होता है, जब भी कहीं किलो लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब समझना हजार है। जब कभी भी न्यूमेरिकल वगैरह में किलो लिखा हुआ मिले तो समझना वहां पे वोट है, मतलब किलो वोट यानी 1000 वोट उसमें आ गए। ठीक है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट में विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जैसे मैंने कहा P बराबर W बटा T, शक्ति का दूसरा फंडा, दूसरा फॉर्मूला। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो P बराबर W बटा T, तो W बराबर क्या हो गया, P इंटू T। P का मात्रक क्या होता है बेटा, वोट, अभी बताया मैंने, और T का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो वोट इंटू सेकंड आपकी ऊर्जा का मात्रक हो गया, ऊर्जा का मात्रक हो गया वोट इंटू सेकंड। लेकिन यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा W बराबर P इंटू T, P का मतलब वोट, अगर मैं वोट को ऐसे कह दूं किलो वोट, अरे भाई वोट को किलोवाट भी तो बोल सकता हूं, और इंटू सेकंड को मैंने लिख दिया आवर, सेकंड की जगह मैंने घंटे बोल दिया, इतने घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, तो किलोवाट आवर। इसको अपनी भाषा में बोलते हैं, अपने घर में जो लाइट कनेक्शन आती है ना उसको कहते हैं अपने यूनिट। कितने यूनिट का बिल आया, 50 यूनिट, यानी 50 किलोवाट आवर। ये घरेलू कनेक्शन का अपना एक ट्रिक है, अपन घरेलू कनेक्शन का बिल देते हैं इस यूनिट के हिसाब से, तो उसका मात्रक होता है किलोवाट आवर। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताऊं, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में वैल्यू होती है 3.6 गुणा 10 की घात 6, या पॉइंट हटाओगे तो 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, ये मात्रक हो जाता है इसका जूल। 36 गुणा 10 की घात 5 या 3.6 गुणा 10 की घात 6, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। 1 किलोवाट आवर में कितनी वैल्यू होती है। पहला सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल का, प्रत्येक सवाल का जवाब आप कमेंट में देंगे। अगर आप वीडियो लेक्चर में यहां तक आ चुके हैं तो मैं एक बात कंफर्म कह सकता हूं सीना ठोक के कि यहाँ पे वही बच्चा या वही बच्ची होगी जो वीडियो में यहां तक आया है, उसको यहाँ पे जीएस को अपना गुलाम बनाना है, जीएस को उसको सीखना है, जीएस के साथ उसको जीना है अपने आप के कॉन्सेप्ट के साथ में। और वो यहां तक आ गया है तो यहां से इन सवालों के जवाब कमेंट में जरूर देगा। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर देना, मैं 1 बाय 1 कमेंट देखूंगा और कमेंट में रिप्लाई भी करूंगा हो सके तो। ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, मैंने सिखा दिया तो कमेंट तुरंत आ जाएगा। फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक है। चलो अगला सवाल, 1 किलोवाट आवर घंटा में किसके बराबर होता है। 3.6 गुणा 10 की घात 6 बताया था, इसमें 5 है, 3.6 गुणा 10 की घात 4 है, 36 गुणा 10 की घात 5। जी हाँ, पॉइंट हटाने के बाद मैंने 36 गुणा 10 की घात 5 बताया था, किलोवाट आवर। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है। फ्यूज तार क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट आने पे गर्म होकर पिघलता है, तो उसका प्रतिरोध उच्च होगा, निम्न प्रतिरोध होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, आंशिक प्रतिरोध होगा, नहीं, बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, तभी तो ज्यादा करंट आने पे वो गर्म होकर पिघलेगा, तो उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। अच्छा, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोवाट आवर या वोट। शक्ति का मात्रक देखो वोट। तो फिर बताओ ये किलोवाट आवर किसका बताया था, मैंने किलोवाट आवर मात्रक बताया था आपको ऊर्जा का। सोच रहे हो, ऊर्जा का। प्रतिरोध का मात्रक ओम, कार्य का मात्रक जूल, वर्क कार्य का मात्रक जूल होता है, तो वोट आपका आ गया। अगला सवाल, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है। विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है वो क्या होगी। विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है कूलाम। विभव का मात्रक वोल्ट, एम्पियर धारा का मात्रक, और जूल कार्य का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया आपका सी राइट आंसर,
कूलाम राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 0.5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा कितनी होगी। तो बेटा देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, I बराबर Q बटा T, Q का वैल्यू आपका 20 कूलाम, T का वैल्यू 0.5, पॉइंट हटाएंगे 200 तो 5 चौका 20 यानी 40 एम्पियर आपका आंसर होगा। 40 एम्पियर बी ऑप्शन आपका खटाक से आंसर आ गया। नैनो सेकंड में सॉल्व करो। अगला सवाल, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जिससे भारी वृद्धि होती है। फ्यूज पिघलेगा कब है? जब बहुत ज्यादा करंट आएगा। तो उच्च तापमान पे, उच्च दबाव पे, उच्च धारा पे, यस, ज्यादा करंट फ्लो होगा। जब भारी वृद्धि होगी किसमें? बहुत ज्यादा वृद्धि होगी करंट में। जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो तार गर्म होकर पिघल जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला, दो चालक तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है समांतर में जोड़ा है। देखो ऐसे, जब दो प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में, एक तार आपका कितना 2 ओम और ये भी आपका 2 ओम, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट 1/2, 1/2, 1/r इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम कितना आएगा 2, तो 1 + 1 यानी 2/2 तो कट के 1 ओम और फिर उलट के आर इक्विवेलेंट भी ऊपर चला जाएगा तो 1 ओम आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक है, अगर दो ही प्रतिरोध दिया जाए तो उनको सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है कि ऊपर तो दोनों प्रतिरोधों को गुणा कर दो और नीचे दोनों प्रतिरोधों का टोटल कर दो। ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का टोटल करके देख लो। शॉर्ट ट्रिक में 2-2 ओम के दोनों प्रतिरोध गुणा किया, नीचे 2-2 ओम को जोड़ा तो 4 ओम, तो यहाँ पे 4 से 4 कट गया। बताओ आंसर कितना है? 1 ओम। देखो कितना इजी हो गया। इसमें टाइम लगा ना, इसमें टाइम नहीं लगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी इसको अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक केवल 2 प्रतिरोध के लिए लागू होगी। अगर 3 प्रतिरोध समांतर में लगे तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिलहाल अपना आंसर क्या होगा बेटा? 1 ओम। सर जी 1 ओम तो दे ही नहीं रखा। अच्छा 2 ओम होगा? नहीं, 2 ओम से कम होगा। हाँ जी 1 ओम। 1 ओम 2 ओम से कम है। 2 ओम से ज्यादा होगा? बिल्कुल नहीं। 4 ओम होगा? बिल्कुल नहीं। 1 ओम मतलब 2 ओम से कम है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, धातु तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? चालक तार में धारा प्रवाह किसके कारण होता है? बताया तो था आपको शुरुआत में, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके कारण परिपथ में क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। अगला कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान इतना होता है, सबको पता है, मैंने याद करवा दिया। किसी तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने के लिए तार में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए गवर्नमेंट जॉब के जितने भी पीवाई क्यूज है उनसे मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके लेके आया हूं। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो I बराबर क्या होता है? Q बटा T। अब बताओ Q बराबर मैंने क्या कहा था? Ne। अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो Ne बटा T। आपको क्या निकालना है? n निकालना है। तो देखो बेटा, n निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो तो n बराबर हो गया I इंटू टी और बटा E इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अब सोल्व करो। I का वैल्यू, I धारा कितनी थी? 1 एम्पियर। T टाइम कितना था? प्रति सेकंड। अच्छा T का वैल्यू 1 सेकंड, प्रति सेकंड बोला ना इसने, प्रति सेकंड मतलब T का वैल्यू 1 सेकंड हो गया। चलो बटा E इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है बेटा? इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। अब देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, 1 बटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 को सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट अगर अपन याद रखते हैं तो। लेकिन अगर दशमलव यहाँ के बजाय 6.25 गुणा 10 की घात 18, अगर दशमलव यहाँ के बजाय दशमलव अगर यहाँ लिया है तो आंसर हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे 0.625 गुणा 10 की घात 19। अगर पॉइंट यहाँ आ गया तो 19 हो जाएगा। और ये वैसे डायरेक्ट याद रखते हैं, जनरली बच्चा यही आंसर आता है 6.25, बट अपने आंसर में पॉइंट यहाँ दे रखा है तो यहाँ पावर 18 की जगह 19 हो जाएगा। ये याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है क्या कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो डायरेक्ट हम याद करवाते हैं बच्चे को 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट याद कर लेता है। ये इतना टाइम खराब करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सवाल फिक्स है, तो बार बार कौन सोल्व करेगा। एक बार याद कर लो कि 1 कूलाम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, बस खेल खत्म करो। फिर आगे बढ़ते हैं। धारा का मात्रक है भाई, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, कार्य का मात्रक जूल, कूलाम आवेश का मात्रक है वोल्ट, विभव का मात्रक है। तो अपना आंसर हो गया डी। हलवा क्वेश्चन। फ्यूज तार किससे बना होता है? फ्यूज तार किससे बना होता है? टिन और लेड। लेड का मतलब शीशा, टिन और लेड। देखो टिन और लेड से, मैंने कहा था टिन और लेड से बना होता है फ्यूज तार। ठीक है, ओके।
अब अगला सवाल, 10 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का प्रतिरोध, अरे V बराबर आई आर, तो R बराबर V अपॉन आई। V का वैल्यू कितना, 10 वोल्ट, I का वैल्यू 2 एम्पीयर, 10/2 यानी 5 ओम। 5 ओम कहाँ पे आएगा, बी ऑप्शन, खटाक से बिना कॉपी पेन भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने सवालों की प्रैक्टिस कर ली तो। अगला सवाल, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। हीटर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, टोस्टर में होती है, प्रेस में होती है, लेकिन फ्रिज में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती क्योंकि फ्रिज तो ठंडा करता है। तो ये ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित नहीं है। हीटर गर्म करेगा, टोस्टर गर्म करेगा, प्रेस गर्म करेगी, लेकिन फ्रिज ठंडा करेगा। तो राइट आंसर अपना फ्रिज हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला, ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था बेटा आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पे रो बराबर क्या हो गया था, आर ए बटा एल। मैंने कहा था ना राम, और एल का मतलब लाल। ये जो रामलाल रो रहा था, इसमें देखो इसका मात्रक बनाते हैं। आर का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम, एरिया क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर बटा लंबाई यानी मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो बेटा देखो क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, बी ऑप्शन। सवालों को रटना नहीं है, मैं कहता हूं जीएस ऐसे पढ़ाऊंगा, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, जीएस आपके खोपड़े में छाप दूंगा। ये वादा मेरा आपसे है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना, जीएस में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। बस एक बार यहाँ पे वीडियो पे कमेंट करके बताना, जो वीडियो मैंने बनाया पहला लेक्चर है, वन शॉट में एक चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर आएगा उस पे, और इसके क्वेश्चंस आपको हमारे जो नोट्स बैच है, सिलेक्शन 11 रुपए का सिलेक्शन बैच, वहां पे इसके क्वेश्चन एज ए मॉक मिल जाएंगे बढ़िया से। आगे हम टेस्ट सीरीज का भी प्लान करेंगे, आपको बढ़िया से टेस्ट सीरीज भी आपका अलग से अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको वहां पे मिले, तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। ये क्लासेज आपके लिए रेगुलर हमारे इसी चैनल पे आपको मिल रही है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, रेगुलर आपको क्लासेज मिल रही है, उन क्लासेज को अटेंड करो। और यहाँ पर आपका सिलेक्शन सीरीज में लगभग आपका 11 रुपए का चार्ज है, 1 साल की वैलिडिटी है। कंप्लीट आपको जितनी भी हमारी ये क्लासेज यूट्यूब पे होती है उसके सारे नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो उन नोट्स को आप बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करो, मॉक लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ यहाँ पे इन सभी सवालों की। और कोई टेलीग्राम पे आपको अगर लिंक वगैरह नहीं मिल रहा है, क्लासेज नहीं मिल रही है, तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे हम लिंक क्लासेज का प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स आती है उनकी वहाँ पे हम टेलीग्राम पे आपको लिंक देते हैं। वैकेंसी अपडेट आता है वो वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाते हैं, तो चीज़ें आपकी क्लियर होगी। किसी भी तरीके का कोई डाउट आपका नहीं आना चाहिए। और बैच ज्वाइन करने में अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर बैच ज्वाइन करने में, बैच से रिलेटेड कोई डाउट है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए। इन पे आपको कॉल मैसेज करना है और अपना डाउट क्लियर करके बैच ज्वाइन कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।